बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा ओवर हो गया था। इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या टर्म्स इस चैप्टर में पढ़ ली। बस एक दो टर्म्स और रह गई हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी में दो सब ब्रांचेज होती हैं, एक कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है जी? ये इलेक्ट्रिसिटी की सब ब्रांच है। इसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट पढ़ते हैं। जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तब अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो ये हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्जेस हमारे मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं, तो तब अगर हमने इन चार्जेस को स्टडी किया तो ये हो जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसके बाद मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था। चार्जेस आपके प्रॉपर्टीज़ होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चार्ज की प्रॉपर्टी होगी तो ये फिर अपने जैसे एक और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होती है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है। चार्ज को हम क्यू से, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम लॉ पढ़ा हमने, ये चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम ने पेश किया था। और इस लॉ के मुताबिक जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कॉलम लॉ से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी फोर्स मालूम करने की, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो के है वो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर आपके पास दोनों चार्ज के दरमियान एयर है तो इसकी के की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये वाली वैल्यू होती है इसकी। और अगर आपके पास एयर नहीं है, कोई भी दूसरा मीडियम है, तो दूसरे मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक में के की वैल्यू मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कि ये जो चार्जेस अपने अराउंड फोर्स क्रिएट करते हैं ना, ये अट्रैक्ट और रिपल्स करने की फोर्स, तो ये एक एरिया के अंदर महदूद होती है। उस एरिया को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की हमने। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फोर्स जो चार्ज पर लग रही होती है वो डिफरेंट होती है। किनारों की तरफ जो है ये फोर्स वीक होती है, जबकि बीच की तरफ अगर हम आ जाए तो ये फोर्स ज़्यादा होती है। तो फील्ड के किसी एक पॉइंट पर चार्ज पर लगने वाली फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके हमने दो फार्मूले डिस्कस किए थे। एक ये फार्मूला है F/Q0, एक ये फार्मूला है KQ/R²। ये जो पहला फार्मूला है, इस फार्मूले में जो चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज कहलाता है, यानी वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रही है। जबकि नीचे वाला जो फार्मूला है KQ/R², इसमें ये जो Q है ये वो चार्ज है जिसने फील्ड क्रिएट कर रखी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर कॉलम है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमने करंट पढ़ा जी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द गिवन कंडक्टर, गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, उसका हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, तो उस रेफरेंस पॉइंट में से एक सेकंड में जितने चार्जेस गुजर रहे होते हैं इसको हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर में से करंट क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब है उसमें चार्जेस गुजर रहे हैं, और कितना करंट है आप चार्ज को काउंट कर लें। एक सेकंड में जितना चार्ज गुजरेगा ये इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला याद रख लेगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, Q/T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जबकि इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। फिर हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़े। ये दो टाइप होती है मटेरियल्स की। कंडक्टर्स कहते हैं उन मटेरियल्स को जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि करंट गुजर सकता है, जबकि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। वजह आपको बताई दी है कि कंडक्टर्स के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं। ज़रा सी एनर्जी पर ये अपने पेरेंट एटम को छोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपको चार्जेस मिल जाते हैं। ये चार्जेस फ्लो होते हैं जिसको आप करंट कह रहे हो। तो जबकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम से बहुत टाइटली बाउंड हुए होते हैं। आपके एनर्जी देने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमारे इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि करंट नहीं गुजर सकता। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी? इसको अगर हम सीधी सी जबान में बोले तो एक चार्ज की एनर्जी को आप
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। अगर आपके पास फील्ड में किसी एक पॉइंट पर चार्ज मौजूद है तो उस पॉइंट पर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है, इस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अलग होगा, बी पॉइंट पर अलग होगा। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जब आप ए पॉइंट से चार्ज को उठा के बी पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो जो वर्क किया होता है वही वर्क आपके चार्ज में पोटेंशियल बन के स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी इंक्रीज हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यही जी कि आपके पास ए पॉइंट पर अलग पोटेंशियल है, बी पॉइंट पर अलग पोटेंशियल है, तो इन दोनों पोटेंशियल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको आप कह रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली ये वर्क होता है जो आपने चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ता है। फिर हमने रेसिस्टेंस की बात की कि कंडक्टर्स, अगर एक कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो एटम्स की वजह से ये उनके जो चार्जेस होते हैं और एटम्स होते हैं इनमें कोलिजन होता है, जिसकी वजह से इनके चार्जेस की जो एनर्जी है वो लॉस होती है। इसको हम कह रहे होते हैं रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या जितना ज़्यादा एटम्स होंगे आपके कंडक्टर्स में उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलता है, और रेसिस्टेंस की वजह से आपके कंडक्टर में से चार्ज की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। फिर ये तीन अहम चीज़ें होती है, इससे हमने सर्किट के अंदर किस तरह की वर्किंग होती है ये हमने देखा था। ठीक है जी, तो सर्किट के अंदर की वर्किंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। एक ज़रा इसको दोबारा से देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सपोज करें जी ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है जी, ये हमारे पास पेंसिल सेल होते हैं या बैटरी। ठीक है, चलें बैटरी ले लेते हैं, अच्छी बनती है बैटरी हमारी। तो ये हमारे पास एक बैटरी है जी, और बैटरी के अंदर जो है हमारे पास दो बातें होती हैं। एक हमें दो टर्मिनल्स मिले हुए होते हैं, एक टर्मिनल को लिखा हुआ होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल को हम कहते हैं नेगेटिव। और दूसरी बात, बैटरी पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन किया हुआ होता है। लेट्स से इस बैटरी पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी। ये इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, इसको आप ईएमएफ भी कह सकते हो। अभी ईएमएफ हमने चूंकि पढ़ी नहीं है तो हम इसको अभी फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हमारे पास एक ये बैटरी है, इट हैज़ टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इट हैज़ अ मेंशन्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं जी, हमने इसमें से एक वायर लिया जी और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और बीच में हमने वायर के एक बल्ब लगा दिया जिसको हम यहाँ पर रेसिस्टेंस कह रहे होंगे। रेसिस्टेंस का ये सिंबल होता है, आर से हम इसको डिनोट करना है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम में ना रेसिस्टेंस का ये सिंबल होता है। अब होता क्या है जी, आपके वैसे तो चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में करंट को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पॉजिटिव से ले लेते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आ रहा है। वैसे एक्चुअल फ्लो जो होता है वो चार्ज का नेगेटिव से निकलता है और ऐसे पॉजिटिव की तरफ आता है। ठीक है, बहरहाल फिजिक्स में हम दोनों मानते हैं, लिहाजा आप पॉजिटिव से नेगेटिव ले लो या नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं जी, पॉजिटिव में से चार्ज निकलते हैं। जैसे आपने ये पूरा सेटअप बनाया, पूरा सर्किट बनाया, तो होता क्या है जी, आपकी इस बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलना शुरू होता है, और चार्जेस जो है आपके इस कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर देंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये रसिस्टर से होते हुए आपके कंडक्टर के इस साइड पर आएंगे, और फिर आखिर में इनकी जर्नी जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके ख़त्म हो जाएगी। अब ये चूंकि आपके कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कंटिन्यूसली, आपके इस बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकल कर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो चूंकि आपके कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस के फ्लो को हम कह रहे होते हैं करंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट में करंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो करंट यानी आई जो है वो हमारा इस करंट सर्किट में मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं पोटेंशियल की तरफ। करंट तो हो गया। अच्छा, अब जब हमारा इस बैटरी में से चार्ज बाहर आता है तो चूंकि इस बैटरी पर मेंशन हुआ हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो इट मीन्स कि हमारे पास जब पोटेंशियल यहाँ से पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा तो उस चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो होगा जी 12 वोल्ट। इसको हम ए पॉइंट कह लेते हैं। तो ए पॉइंट पर हमारे चार्ज का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो है 12 वोल्ट। ठीक है, जितनी बैटरी होती है उतना ही चार्ज उसमें से उतने ही चार्ज का पोटेंशियल जो है वो उसमें मौजूद होता है। तो चूंकि 12 वोल्ट पोटेंशियल लिखा हुआ है जी हमारी बैटरी पर, लिहाजा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला उसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल मौजूद है, यानी उसके अंदर 12 जूल हर चार्ज पर, हर कॉलम चार्ज पर 12 जूल की एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसको हम सीधी सी जबान में 12 वोल्ट कहते हैं। अब ये चार्ज जिसकी एनर्जी 12 वोल्ट है, जब ये आपका इस कंडक्टर में से होता हुआ यहाँ गुजर के वापस आएगा, इस दौरान ये रेसिस्टेंस की वजह से अपनी एनर्जी लूज कर देगा, खास करके इस रेसिस्टर पे। रेसिस्टर का मतलब ही क्या है, जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होती है ज़्यादा एनर्जी खींच लेगा। तो जब चार्ज आपका ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो मुख्तलिफ पॉइंट से यहाँ से इसने थोड़ी सी एनर्जी लूज कर ली,
यहाँ पर आया, थोड़ी सी एनर्जी रेसिस्टेंस की वजह से लूज़ कर ली, और जब यहाँ पर आएगा तो ज़्यादा ही एनर्जी लूज़ करेगा, क्योंकि ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर में बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक ठाक एनर्जी खींच लेता है। तो जब आपका ये चार्ज फ्लो हो रहा है इन द सर्किट, इट लूजेस एनर्जी इन दी ड्यू टू रेसिस्टेंस, तो यहाँ रेसिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो चार्ज आपका 12 वोल्ट एनर्जी के साथ बाहर आया, लेकिन जब वो कंडक्टर में फ्लो होकर वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो इस दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान इसने कंडक्टर में रेसिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी लूज कर दी। ये हमने बीच में जो रेसिस्टर लगाया हुआ, ये बल्ब वगैरह होते हैं, इसमें तो ज़्यादा ही खींचनी है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लूज हो गई। सपोज करें अब आपके पास जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव पॉइंट पर, इसको हम कह लेंगे वी बी, तो यहाँ इसका पोटेंशियल जो है वो लेट से 2 वोल्ट रह गया। 12 वोल्ट की जो इसमें से एनर्जी है वो लूज हो गई, ठीक है, ड्यू टू रेसिस्टेंस। तो चार्ज आपका पॉजिटिव से निकला, इट कंटेन्स 12 वोल्ट एनर्जी। जब ये पूरे सर्किट से ट्रेवल होकर नेगेटिव टर्मिनल पे आया, तो अब इसके अंदर सिर्फ 2 वोल्ट पोटेंशियल रह गया। 10 वोल्ट कहाँ गया? ये आपके कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है इसने 10 वोल्ट निकाल लिया। अब आपके जब यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, ये चार्ज आएगा जिसके अंदर 2 वोल्ट है, अब आपकी बैटरी इसके अंदर वर्क करेगी। इस आपकी बैटरी इस चार्ज को नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव पर लेकर जाएगी। पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी जो है आपके चार्ज को मूव कर देती है। अब ये हो गया जी वर्क। और जो जो वर्क होता है, हम जानते हैं कि ये हमारी जो है वो बैटरी के अंदर चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये वर्क कितना करेगा जी? 10 वोल्ट का। 10 जूल्स जो है वो समझ लो आप वर्क कर लेगा, और ये 10 जूल आपके इस 2 वोल्ट के चार्ज में स्टोर हो गई, तो अब आपका चार्ज जो है वो वापस 12 का हो गया। ठीक है, 2 वोल्ट का चार्ज आया था, 10 वोल्ट 10 जूल इसमें एनर्जी वर्क किया गया है, तो नाउ इट हैज़ 12 वोल्ट एनर्जी। तो अब आपका पॉजिटिव से जो चार्ज बाहर आ रहा है वो रिचार्ज हो गया। वो क्या हो गया? वो रिचार्ज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमारी जो जो बैटरी होती है, ये हमारे ये 12 वोल्ट क्या है? 12 वोल्ट एक्चुअल में क्या है जी, कि नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान चार्ज का पोटेंशियल 12 वोल्ट मेंटेन किया जा रहा है बैटरी की तरफ से। तब आपका चार्ज यहाँ से निकला 12 वोल्ट, यहाँ पर आया वापस 2 वोल्ट का, फिर आपकी बैटरी जो है इस नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठा के पॉजिटिव टर्मिनल पे लेके आती है, इस दौरान वर्क करती है, और आपका चार्ज पॉजिटिव पर आकर वापस 12 वोल्ट का हो जाता है। तो आपकी इस बैटरी ने क्या किया? इसने मेंटेन किया है पोटेंशियल, मेंटेन किया है इसने पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स, यानी टर्मिनल्स के दरमियान जो चार्ज का पोटेंशियल है वो मेंटेन करके रखती है अक्रॉस टर्मिनल। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे दो नेगेटिव पर आपके पास 10 वोल्ट का चार्ज आता, तो फिर ये 2 वोल्ट काम करती और 12 बना देती। वह 12 बनाना है इसको। ठीक है, जितना भी चार्ज की एनर्जी वापस चार्ज लेकर आएगा, उसमें मजीद ऐड करके इसको वापस 12 बनाना होता है। तो ये आपको कहते हैं कि जब टर्मिनल जो है ना, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है इस बैटरी की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया जी। ये वी जो है ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान देखें कितने का फर्क है, 12 माइनस 2, वही आपके पास 12 वोल्ट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टू बी एग्जैक्ट वैल्यू लें, तो हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज आया है वी बी पे, उसके पास 0 वोल्ट होता है। तो फिर ये आपका जो बैटरी होती है, ये उसके अंदर 10 वोल्ट के बजाय 12 जूल का काम करता है। 12 जूल वर्क होता है, चार्ज जो है वो वापस 12 वोल्ट का हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं जी? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए आपके पास है 12, वी बी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखें जी कितना है? 12। 12 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो दैट इज हाउ द सर्किट इज वर्किंग। अब इसमें ईएमएफ क्या होती है जी? ईएमएफ से मुराद होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ से मुराद होता है ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, और एफ फॉर फोर्स। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होती है, नाम में फोर्स आ रहा है, बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी। इट इज एक्चुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमने सुना है ना, आपने सुना है एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है लाइट एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी एनर्जी कह रहे होते हैं। तो अब एनर्जी इसमें कहाँ है? ये है ई एम। करंट एनर्जी नहीं है, रेसिस्टेंस एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी नहीं है, ये होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअल में ये आप देख रहे हो, ये आपको वर्क करा है आपकी बैटरी ने, ये जो वर्क किया आपकी बैटरी ने, ये वर्क किया है। हम जानते हैं चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है कि वर्क इज डन बाय द एनर्जी।
एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क क्रिएट करती है और फिर वही वर्क जो है एनर्जी बन के स्टोर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वर्क हुआ है, जो सेल ने किया है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई? ठीक है। ये जो वर्क आपकी बैटरी ने किया था, चार्ज जब आपके पास नेगेटिव टर्मिनल पे जब चार्ज आया था तो उसके अंदर तो जीरो पोटेंशियल था। फिर क्या होता है, क्या आपकी बैटरी इस चार्ज पर वर्क करती है और इस पर वर्क करने के नतीजे में ये चार्ज रिचार्ज हो जाता है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल आया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सेल ने, ये जो बैटरी ने ये वर्क किया है, तो हम जानते हैं कि वर्क करने के लिए हमें जो है पीछे से एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी होती है तो एनर्जी के अंदर एबिलिटी होती है वर्क करने की, और एनर्जी की वजह से वर्क होता है। तो अब ये जो सेल बैटरी, ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, जो वर्क कर रहा है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कह रहे होते हैं ये वाली ईएमएफ। ठीक है, या इसको हम कह रहे होते हैं सिंपल जबान में इलेक्ट्रिक एनर्जी या ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होती है? सेल के अंदर की एनर्जी। सेल के अंदर एक एनर्जी क्रिएट हुई जो होगी, अभी बताता हूँ कैसे। तो ईएमएफ क्या है? सेल के अंदर एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी की वजह से आपका चार्ज जो नेगेटिव टर्मिनल पे आता है, जिसका पोटेंशियल तबाह हो चुका होता है, इस सेल के अंदर की एनर्जी की वजह से आपका वो चार्ज जो है वो वर्क करके उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये जो सेल के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, इसको हम कह रहे होते हैं ईएमएफ। हमारे सेल्स के अंदर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से ये वाली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। आपने देखा होगा कि जो आपके पास ट्राई सेल होते हैं, जो रिमोट वगैरह में, टॉयस वगैरह में लगते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, है ना। अगर आप कभी इसको तोड़ने का आपका इत्तेफाक हो तो आपको बीच में एक ऐसी काली रॉड नजर आएगी और यहाँ सारा इसमें सफ़ेद पाउडर मौजूद होगा। ये काली रॉड जो कार्बन है, जो सफ़ेद पाउडर है, ये दूसरा कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड के दरमियान होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है इनके दरमियान? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की मदद से जो है वो बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड से प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है। आपका जैसे आप सेल यूज़ करना शुरू करते हो तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर ईएमएफ के अंदर, और फिर ये ईएमएफ की वजह से ये वाला वर्क हुआ। जब ये वाला वर्क हुआ तो चार्ज की आपकी पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट हो गई। तो ये जो आपकी एनर्जी होती है जो चार्ज के अंदर स्टोर हो रही होती है, जो आपकी बैटरी के अंदर मौजूद होती है, इसको आप कह रहे हो तो ईएमएफ। और ये कहाँ से आती है? ये आपके जो सेल्स होते हैं, आपकी जो बैटरी होती है, इनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं। हमने देखा ना, आपकी जो नॉर्मल बैटरी होती है खाली थोड़ी होती है, अंदर एसिड होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसी तरह आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं अंदर तो एम्प्टी थोड़ी है, अंदर कंपाउंड्स मौजूद है। तो इन कंपाउंड्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी। फिर वो केमिकल एनर्जी जो है चार्ज को जैसे मिलती है तो चार्ज में वर्क होता है और हम कहते हैं कि ये केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और फिर चार्ज आपका रिचार्ज हो जाता है। तो इस एनर्जी को, जिसकी वजह से आपका चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा होता है। इस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं जी, ये छोटी सी टर्म रह गई थी ईएमएफ, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं जी ओम्स लॉ की तरफ। एक अहम लॉ होता है जी ओम्स लॉ। एक जर्मन फिजिशियस था ओम, जॉर्ज ओम, उसने ये लॉ पेश किया था। आपने अभी देखा कि हमारे सर्किट्स के अंदर जो होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं जो अभी आपको दिखाया था, इनमें तीन चीज़ें बड़ी अहम होती है। एक होता है करंट, आई फॉर करंट। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। एक होता है रेसिस्टेंस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अभी हमने सर्किट में देखा, आपके पास आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका चार्ज फ्लो करने लग जाता है जिसकी वजह से करंट क्रिएट हो जाता है सर्किट में, और फिर रेसिस्टेंस की वजह से इसकी चार्ज की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप अप्लायंसेस में यूज़ करते हो। तो हमारे सर्किट्स के अंदर ना तीन चीज़ें अहम है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो है ये ओम लॉ। ओम लॉ क्या है? ओम लॉ असल में आपके जो सर्किट के अंदर तीन मेजर क्वांटिटी डेवलप हुई होती है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, इनके दरमियान रिलेशनशिप बताता है। क्या रिलेशनशिप बताता है जी ओम्स लॉ? वो ओम्स लॉ कहता है जी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बड़ा सिंपल सा लॉ है ये कि आपके सर्किट के अंदर, ये आपकी एक सर्किट है, चले अब तो बैटरी का सिंबल ले लेते हैं। ये आपके पास एक सर्किट है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने ये सर्किट क्रिएट किया हुआ है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो अब आपके सर्किट में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं।
तो ये करंट है और यहाँ पर आपके रेसिस्टेंस पाया जा रहा है। तो अब ओम लॉ क्या कहता है कि ये जो करंट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे आप उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, उतना ज़्यादा करंट क्रिएट होगा। एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे आप तो जाहिर बात है चार्ज के अंदर कम एनर्जी होगी, हल्के हल्के फ्लो करेगा, कम करंट होगा। और अगर आप 202 की बैटरी लगा दोगे तो आप चार्ज को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो तो तेज तेज भागेगा और करंट भी ज़्यादा होगा। तो दिस इज ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर्किट का वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह हमें इज इक्वल टू और कांस्टेंट लाना है। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लाते हैं वो R है, और R क्या होता है जी, R आपका ये रेसिस्टेंस है। ये जी ओम लॉ की स्टेटमेंट, V इज इक्वल टू आई आर। और रेगुलर जी इस स्टेटमेंट या इस इक्वेशन की मदद से आपके सर्किट की तीनों अहम जो टर्म्स हैं या तीनों अहम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो लिंक हो गई। V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम लॉ है जी, इसमें रेसिस्टेंस की डेफिनेशन भी दी गई है और फिर रेसिस्टेंस का यूनिट भी बताया गया है। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन तो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको जो रुकावट मिलती है उसको आप रेसिस्टेंस कहते हो। इसी फॉर्मूले से हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो V डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा, जबकि इसका जो यूनिट होता है रेसिस्टेंस का वो ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं ओम। ग्रीक लेटर है ये, ठीक है, ओम यूनिट है इसका, और इसको हम इस ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इस ग्रीक लेटर को पढ़ा जाता है ओमेगा। तो ये है जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि हमारा एक अगर सर्किट डेवलप हुआ हुआ है तो उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट क्रिएट होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे तो कम करंट क्रिएट होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको जब हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, रेसिस्टेंस, यानी कंडक्टर के अंदर से जब चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो उनको जो रुकावट मिल रही होती है उसको आप रेसिस्टेंस कहते हो। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी ओम लॉ से आप ड्राइव कर लें, V डिवाइडेड बाय आर, V डिवाइडेड बाय आई, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है। जबकि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ओम। ठीक है जी। उसके बाद एक और है जी, आखिरी बिल्कुल लास्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है जी कैपेसिटर्स। ये इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जी, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर्स क्या होती हैं जी, अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्जेस। एक ऐसी डिवाइस होती है कैपेसिटर जिसके अंदर हमने चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है, खाने को नहीं, पानी को नहीं, चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में पंखे लगे हुए होते हैं और पंखों के अंदर हम अक्सर, हमारे यहाँ जो है पंखे जब स्लो चलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि जी कैपेसिटर ख़राब हो गया। फिर हम बाज़ार से एक कैपेसिटर लेकर आते हैं, पंखे में जैसे ही लगाते हैं तो पंखा हमारा तेज़ चलने लगता है, वही कैपेसिटर है। ये याद रखिएगा, कैपेसिटर जब हमारे पंखा चल रहा है, ठीक है, हमने कैपेसिटर लगाया, तेज़ चलने लग जाएगा। जब कैपेसिटर हमारा ख़त्म हो जाता है तो पंखा बंद नहीं होता, पंखा चलता ही रहता है। पंखा हमारा चल रहा है, बस ये है कि जी हल्का चलने लग जाता है। जैसे हम कैपेसिटर लगाते हैं तो हमारा पंखा जो है वो तेज चलने लग जाता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा पंखा चलने के लिए हमारा पंखा जो करंट या ईएमएफ ले रहा होता है वो हमारे बोर्ड से ले रहा होता है। जैसे कि ये अगर आपके पास सपोज करें जी ये आपका फैन है, ठीक है, अभी इसमें कैपेसिटर नहीं है, तब भी ये आपका जो करंट ले रहा है ये कहाँ से ले रहा है, ये आपके के इलेक्ट्रिक का जो सॉकेट होता है, बोर्ड होता है, वहाँ से करंट ले रहा है। इस करंट की वजह से आपका पंखा जो है वो ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है। अगर आपने इसके अंदर कैपेसिटर लगा दिया तो अब आपका ये पंखा तेज चलने लग जाएगा। तो आपका पंखा चल इसकी वजह से रहा है और तेज इसकी वजह से चल रहा है। तो कैपेसिटर हमारे सर्किट्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से आपका जो सर्किट होता है उसके अंदर जो अप्लायंस लगाई हुई थी वो अच्छी चलती है। जिसकी मिसाल आप ऐसे ले लो कि अगर आपके पास बिरयानी है, आपके पास बिरयानी में सलाद का क्या किरदार होता है, सलाद आपके खाने में टेस्ट पैदा कर देता है, मज़ा आता है आपको। अगर सलाद नहीं है तो क्या आप खाओगे नहीं, खाना तो खाओगे मगर मज़ा नहीं आएगा। सलाद होगा तो आप खाना भी खाओगे, मज़ा भी आएगा। सिमिलरली पंखे को अगर हमने डायरेक्ट सर्किट से लगा दिया, बैटरी से लगा दिया, या हमने के इलेक्ट्रिक की जो ईएमएफ आ रही होती है उससे लगा दिया, पंखा चलेगा लेकिन स्लो चलेगा। अगर हम पंखे में कैपेसिटर लगा देंगे या सर्किट में हम कैपेसिटर लगा देंगे तो वही चीज़ ज़्यादा तेज चलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर हुए हुए होते हैं और हम जानते हैं कि जी चार्जेस के अंदर एनर्जी होती है। तो एक लिहाज से हमने
चार्जेस के बजाय हमने इनके अंदर एनर्जी स्टोर की हुई होती है। चार्जेस स्टोर किए ना आपने, इसका मतलब है चार्ज की एनर्जी आपकी इस्तेमाल की हो गई। तो इसको हम कह रहे होते हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स क्या है जी, ऐसी डिवाइसेस होती है जिनके अंदर हमने चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है। बहुत सारे चार्जेस हमने स्टोर कर देते हैं। हर चार्ज के अंदर, मैंने आपको बताया, हर चार्ज के अंदर एनर्जी होती है। अब चूंकि आपने चार्जेस स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। चार्जेस की सूरत में आपने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। जैसे आप सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगाओगे तो वो जो चार्जेस है वो आपके सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जो चार्जेस की एनर्जी है वो आपके सर्किट को मिलना शुरू होगी। न्यू आपके चार्जेस को, आपके सर्किट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तब आपका पंखा यहाँ से एनर्जी ले रहा है एक्चुअल में तो चलने के लिए इस जगह से, लेकिन जैसे आपने कैपेसिटर लगाया तो अब आपके सर्किट में, आपके पंखे में कुछ चार्जेस इस कैपेसिटर से फ्लो होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपके पंखे को अब एक्स्ट्रा चार्जेस मिलने लग गए, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लग गई, पंखा ज़्यादा तेज चलने लग गया। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हमने चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है, और जो चार्जेस स्टोर हुए होते हैं उनकी एनर्जी भी साथ साथ स्टोर हुई होती है। तो एक लिहाज से हमने कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की हुई होती है। इसको कैसे बनाया जाता है जी, बहुत ही सिंपल है। आप दो मेटेलिक प्लेट लेते हैं जी, एक ये मेटेलिक प्लेट हो गई, एक ये मेटेलिक प्लेट हो गई। ठीक है, सबसे पहले आप इन दोनों मेटेलिक प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एक प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में आके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में आके स्टोर हो गए। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल से आपके नेगेटिव चार्जेस आपकी इस प्लेट में आके स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो गए। अब ये दोनों प्लेटों में आपने चार्जेस स्टोर कर लिए, आपने ये सर्किट जो है हटा दिया, ये जो बैटरी आपने लगाई हुई थी ये अब आपने हटा दिया। अब आपके पास दो ऐसी प्लेट हैं जिनके अंदर चार्जेस स्टोर हो गए। हाँ, अब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और यहाँ से चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू कर दें, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चले, सारा सेटअप बेकार हो जाएगा। तो हम यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, यानी कुछ ऐसा मीडियम रख देते हैं जिनमें से इंसुलेटर टाइप का मीडियम, इंसुलेटर फिल कर देते हैं ताकि चार्जेस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे टर्मिनल के दरमियान चार्जेस का फ्लो ना हो। अब ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, देख लो ना आप, तो आपने क्या किया, दो मेटेलिक प्लेट्स ली, आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी के कनेक्ट करने से क्या हो गया, आपने उन प्लेटों में चार्जेस स्टोर कर लिए। बीच में आपने दोनों प्लेट के इंसुलेटर रख दिया, क्योंकि इंसुलेटर को आपको पता है जी, इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो अब ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव से अट्रैक्ट तो हो रहे होंगे लेकिन फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर। ये आपका कैपेसिटर हो गया। अब जब आप इस सर्किट में इसको लगाते हो, पंखे में लगाओगे, किसी सर्किट में लगाओगे, तो यहाँ इस प्लेट से सर्किट को नेगेटिव चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज मिलना शुरू होगा। आपका जो सर्किट है, आपका जो पंखा है, वो अपनी एनर्जी यहाँ से तो ले रहा है, साथ साथ अब उसको कैपेसिटर की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलना शुरू हो जाएंगे, उसको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना शुरू करेगी, पंखा ज़्यादा तेज चलेगा। तो ये कहलाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है जी, वो ये कि ये जो आपके चार्जेस स्टोर हुए हुए होते हैं, जो आपके चार्जेस स्टोर होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बैटरी जो आपने कनेक्ट करी थी ना चार्ज करने के लिए, उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। जितनी बड़ी बैटरी कनेक्ट करोगे उतने ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, जल्दी स्टोर हो जाएंगे, और जितनी हल्की सी बैटरी कनेक्ट करोगे उतने कम चार्जेस स्टोर होंगे। तो ये आपके प्लेट्स में ये जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, क्यू का मतलब हो गया चार्जेस जो आपने प्लेट में स्टोर किए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये इसकी इक्वेशन बनती है, Q इज इक्वल टू सी वी, और C की इक्वेशन बनेगी जी Q डिवाइडेड बाय V। अब ये C क्या है, C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी आपके कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर करने की गुंजाइश। C क्या है, ये कांस्टेंट है, और इससे मुराद होता है आपके ये जो प्लेट्स हैं, आपका ये जो कैपेसिटर है, इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, Q डिवाइडेड बाय V इसका फॉर्मूला होता है। ये C अगर ज़्यादा होगा तो आपका कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, अच्छा कैपेसिटर होगा। अगर ये C कम होगा तो इसका मतलब है आपके चार्जेस जो है कैपेसिटर में कम स्टोर होंगे और वो छोटा सा कैपेसिटर होगा। तो ये जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस आप कर दोगे, चार्जेस आपके स्टोर हो जाएंगे। आप प्लेटें बड़ी कर दो, ये दोनों प्लेटें आप मोटी मोटी कर दो, बड़ी बड़ी कर दो, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड। ठीक है, फराड का मतलब होता है कॉलम पर वोल्ट। ठीक है, कॉलम पर वोल्ट, कॉलम इसका, वोल्ट इसका, तो कॉलम पर वोल्ट होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिर फराड कहने लगता है।
तो ये कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर क्या है जी? ऐसी डिवाइसेस होती है जिनमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की एनर्जी भी होती है, लिहाजा हमने एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है। कैसे करते हैं हम ये? हम दो मेटालिक प्लेट लेके बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं। एक प्लेट में पॉजिटिव, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बैटरी हटा देते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर रख देते हैं, कैपेसिटर रेडी हो गया। अब इस कैपेसिटर में ये जो प्लेटों में जितना चार्ज स्टोर हुआ है, ये बैटरी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से। जितनी बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं हम, ये कैपेसिटर की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू सी वी, और इसमें ये सी का बनाए तो हम इक्वेशन, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी सी क्या है? कैपेसिटेंस है जी, आपके कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, काबिलियत। ये सी जितना ज़्यादा होता है कैपेसिटर उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। जितना कम होगा उतना ये चार्ज जो है वो कम स्टोर करता है। इसका यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, जिसको हम फराड भी कहते हैं। यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में और भी हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स नाम का टॉपिक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरीके से हीट डेसिपेट है, और पावर है जी, और फिर जूल्स लॉ है, और फिर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट है। कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में अभी, लेकिन वो रिड्यूस हो गए। तो रिड्यूस टॉपिक हो गए, पेपर में वो आएंगे नहीं, इसलिए उसको पढ़ना भी फिलहाल जो है वो यूजलेस है। तो उन रिड्यूस टॉपिक्स को हम हटा देते हैं। सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और जूल्स लॉ, ये सब आप आगे की जो क्लास आएगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें आप पढ़ लेंगे ये सारे टॉपिक वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हैं। वैसे तो आपकी बुक में ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, लेकिन वही बात है, कुछ एमसीक्यूज जो है आपके उन टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हो चुका है, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जूल्स लॉ से, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके वहाँ से हैं, और वो टॉपिक भी रिड्यूस हो गया है तो उसका न्यूमेरिकल भी रिड्यूस होगा। तो जो टॉपिक आपका सिलेबस में इंक्लूड है उससे रिलेट हमारे पास सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।